काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको टेलीविजन न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और भारत के बारे में। आपको याद होगा इस साल के स्टार्टिंग में डोनाल्ड ट्रंप जब दुनिया के सभी देशों को दी जाने वाली यूएस एड को बंद करने की घोषणा कर रहे थे, तब डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया था कि यूएस एड के थ्रू अमेरिका ने भारत को $21 मिलियन की मदद दी थी और ये $21 मिलियन भारत के इलेक्शंस में वोटिंग टर्नआउट को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। यानी भारत के अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोटिंग के लिए लाया जाए, उसके ऊपर खर्च किए गए थे। इसी से संबंधित कुछ डॉक्यूमेंट्स आज भारत सरकार ने राज्यसभा में सबमिट किए हैं। रेफरेंस के लिए इस डॉक्यूमेंट का स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इस डॉक्यूमेंट में भारत सरकार ने जानकारी दी है कि भारत में $21 मिलियन की फंडिंग करके वोटर टर्नआउट इंक्रीज करने के डोनाल्ड ट्रंप के क्लेम के बाद 28 फरवरी 2025 को भारत के विदेश मंत्रालय ने भारत में स्थित अमेरिका की एम्बेसी को कांटेक्ट किया एंड ऑफिशियल लेवल के ऊपर डिमांड की गई कि पिछले 10 सालों में अमेरिका द्वारा भारत में चलाए गए सभी यूएसएड असिस्टेड और यूएसएड द्वारा फंडेड प्रोजेक्ट्स का सारा खर्चा डिटेल में भारत सरकार को बताया जाए। भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका की एम्बेसी से ये भी पूछा कि भारत में कौन से एनजीओस या फिर इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स के थ्रू ये सारे प्रोजेक्ट यूएसएड द्वारा भारत में इम्प्लीमेंट किए गए थे, उन सब के नाम और डिटेल्स भी भारत के साथ शेयर की जाए। भारत की रिक्वेस्ट के बाद 2 जुलाई 2025 को यूएस एम्बेसी ने भारत सरकार के साथ डेटा शेयर किया था, जिसमें 2014 से लेकर 2024 तक सभी यूएसएड फंडिंग की डिटेल्स थी। साथ ही इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स की जानकारी भी थी, फंडिंग के ऑब्जेक्टिव्स और हर प्रोजेक्ट की अचीवमेंट्स भी प्रोवाइड की गई थी। लेकिन इसके साथ ही अमेरिका की एम्बेसी ने यह भी क्लैरिफाई किया कि यूएसएड ने 2014 से लेकर 2024 के फिस्कल ईयर्स में भारत में वोटिंग टर्नआउट के लिए $21 मिलियन ना तो रिसीव किए हैं, ना ही प्रोवाइड किए गए हैं और न ही किसी वोटर टर्नआउट रिलेटेड एक्टिविटी को भारत में इंप्लीमेंट किया गया है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का क्लेम बिल्कुल गलत था। अमेरिका की एम्बेसी ने खुद ही इसको नकार दिया है और कहा है कि भारत में वोटिंग टर्नआउट इंक्रीज करने के लिए पिछले 10 सालों में उन्होंने कोई भी प्रोग्राम भारत के अंदर नहीं चलाया है। अब सोचने वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिर आखिरकार क्यों क्लेम किया था और कहा था कि वो आज के बाद $21 मिलियन भारत को नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर तो यूएस एम्बेसी खुद ही अपने देश के प्रेसिडेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। यानी दोनों में से एक न एक तो झूठा है। इसके साथ ही पार्लियामेंट पेपर्स में यह भी बताया गया है कि यूएसएड भारत में भारत सरकार के साथ पार्टनरशिप में 7 अलग अलग प्रोग्राम्स चला रही थी, जो बकायदा भारत सरकार के साथ एग्रीमेंट साइन हुए थे। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले 11 अगस्त को यानी कि पिछले हफ्ते यूएस गवर्नमेंट ने भारत के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को एक लेटर लिखकर भेजा, जिसमें उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि इन सभी 7 प्रोग्राम्स को जो भारत सरकार के साथ मिलकर चलाए जा रहे थे, इनको 15 अगस्त 2025 यानी जो भारत का रिसेंटली इंडिपेंडेंस डे था, उस दिन के बाद ये 7 पार्टनरशिप प्रोग्राम क्लोज करने का फैसला किया गया है। एंड अब यूएस गवर्नमेंट इनके ऊपर भारत को फंडिंग्स नहीं देगी। यानी कि अभी आज के समय भारत में यूएसएड या फिर यूएस गवर्नमेंट का एक भी प्रोग्राम या फिर प्रोजेक्ट इस समय नहीं चल रहा है। इसके साथ ही एक और अमेरिका रिलेटेड न्यूज ये भी निकल कर आ रही है कि अमेरिका में जो भारत के एम्बेसडर हैं विनय मोहन क्वात्रा सर, उन्होंने आज टेक्सास के सेनेटर जॉन कॉर्निन के साथ एक मीटिंग करके भारत का पक्ष रखने की कोशिश की है। जॉन कॉर्निन सीनेट इंडिया कॉकस के को चेयर भी हैं। कहने का मतलब है कि भारत अभी भी अमेरिका के अंदर अपनी लॉबी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है। इंडियन एम्बेसडर यूएस सीनेटर से लेकर रिप्रेजेंटेटिव्स और कांग्रेसमैन सबके साथ मीटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और न्यूज एफबीआई से संबंधित है। एक 40 साल की अमेरिकन महिला थी जिसका नाम था सिंडी सिंह। यह एफबीआई की टॉप 10 मोस्ट वांटेड लिस्ट में 4th नंबर के ऊपर थी एंड अपने बेटे के कत्ल के केस में लगातार वांटेड चल रही थी। न्यूज निकल कर आ रही है कि यह सिंडी सिंह नाम की महिला अमेरिका से भागकर भारत आ गई थी और फाइनली इसको आज एफबीआई और भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज ने मिलकर अरेस्ट कर लिया है और इस महिला के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस भी था और अब इसको एक्स्ट्राडाइट करके अमेरिका लिया जा रहा है। एफबीआई के चीफ काश पटेल ने भारत को थैंक्स बोला है और भारत की एजेंसीज को कोऑपरेट करने के लिए धन्यवाद कहा है। इसके अलावा अमेरिका से संबंधित मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स का डेटा भी सामने निकल कर आ रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के पहले 4 महीने यानी कि अप्रैल से जून महीने तक का इंडिया यूएस बायलैटरल ट्रेड का डेटा सामने आ गया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि अप्रैल से जुलाई तक भारत ने अमेरिका को $33.5 बिलियन के गुड्स एक्सपोर्ट किए थे। लास्ट ईयर सेम टाइम पीरियड के अंदर $27.6 बिलियन के एक्सपोर्ट किए थे। यानी कि इस साल ईयर ऑन ईयर 21.4% की ग्रोथ हुई है। बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में अमेरिका को जो गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं उसमें 7 गुना ज्यादा की ग्रोथ हुई है, क्योंकि चाइना +1 स्ट्रेटेजी के चलते यूएस कंपनी से कई सारे ऑर्डर्स भारत में आ रहे थे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और रशिया को लेकर। विदेश मंत्री जयशंकर सर ने आज रशिया के अंदर रशियन विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ एक मीटिंग की है। मीटिंग को लेकर जो न्यूज आ रही है उसमें मैक्सिमम स्टेटमेंट्स रिपीट है, लेकिन एक बात जिसके ऊपर भारत ने इस बार बहुत ही ज्यादा जोर दिया है वो है रशिया के साथ ट्रेड इम्बैलेंस को लेकर।
भारत ने रशिया से मांग की है कि रशिया की तरफ से भी टैरिफ और नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स को जल्दी से हटाया जाए और भारत के गुड्स को रशियन मार्केट का इजी एक्सेस मिले। ट्रेड इम्बैलेंस के कारण भारत को ह्यूज लॉस हो रहा है और ट्रेड इम्बैलेंस 80 से 90% रशिया के पक्ष में जा रहा है। भारत ने कहा है कि अब दोनों देश नई इकोनॉमिक पार्टनरशिप में एंटर हो रहे हैं, इसलिए रशिया को ट्रेड इम्बैलेंस को कम करने के लिए भारत के साथ कोऑपरेट करना होगा। इसके साथ ही भारत ने रशिया से यह भी रिक्वेस्ट की है कि भारत और यूरेशियन रीजन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्दी से जल्दी कंक्लूड करने में रशिया हमारी मदद करे, यानी कि उसमें रशिया सपोर्ट दिखाए। इंडिया यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भारत की सरकार इसलिए पुश कर रही है क्योंकि यूरेशियन रीजन में रशिया के साथ साथ आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान भी आते हैं। अगर रशिया के साथ साथ इन सभी देशों के साथ भी एक साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है तो भारत को बड़ा बेनिफिट होगा। इसके अलावा कोई नई डील साइन होने के बारे में तो खैर अभी तक न्यूज नहीं आई है, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करते समय तक भारत और रशिया के विदेश मंत्रालय ने अभी तक रीड आउट जारी नहीं किए थे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और चाइना को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। जैसा कि आपको पता है, वीवो से लेकर Xiaomi, Redmi, BYD, हायर और कई सारी चाइनीज कंपनीज हैं जो भारत के अंदर एक्टिव हैं और बकायदा रजिस्टर होकर यहाँ पर ऑपरेट कर रही हैं। अभी जितनी भी चाइनीज कंपनीज हैं, इनके अंदर जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स लेवल की पोस्ट होती हैं और जितनी भी कंपनीज के अंदर बाकी सीनियर पोजीशंस होती हैं, उसमें ये चाइनीज कंपनीज अपने साथ चाइनीज नेशनल्स को भी रिक्रूट करके लाती हैं। इसके अलावा चाइना से टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एक्सपर्ट्स को भी भारत में ऑपरेशन संभालने के लिए ट्रांसफर किया जाता था, लेकिन पिछले 5 साल से इन सभी कंपनीज को काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी क्योंकि भारत सरकार चाइनीज कंपनीज की बिजनेस वीजा एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी। लेकिन अब न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत की सरकार ने 5 सालों के बाद चाइना के टॉप एग्जीक्यूटिव्स और सीनियर पोजीशंस की बिजनेस वीजा एप्लीकेशंस को अप्रूव करने का फैसला किया है और ये लोग भारत आएंगे, कंपनीज के बिजनेस को एक्सपैंड करने में मदद करेंगे एंड और भी कई सारे डोमेन्स को संभालेंगे। यानी कि भारत के अंदर जो चाइनीज कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, उनके लिए बड़ी राहत की खबर है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और पाकिस्तान को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल भारत की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने पाकिस्तान के साथ मैचेस और स्पोर्टिंग इवेंट्स में हिस्सा लेने के लिए एक नई पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने अनाउंस किया है कि भारत आज के बाद पाकिस्तान के साथ कोई भी 1-on-1 बायलैटरल इवेंट में हिस्सा नहीं लेगा, यानी कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की सीरीज क्रिकेट के साथ साथ किसी भी अलग स्पोर्ट्स में बिल्कुल नहीं होंगी। इसके साथ ही भारत किसी भी स्पोर्ट्स में पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगा और ना ही पाकिस्तान की किसी भी टीम को भारत आने की परमिशन दी जाएगी। अब ये सारे रूल्स हैं बायलैटरल मैचेस के लिए और हर स्पोर्ट्स में लागू होंगे, यानी कि कबड्डी से लेकर हॉकी, स्क्वैश या फिर बैडमिंटन, कोई भी स्पोर्ट्स हो, हर एक में ये लागू होगा। अब इसमें बस एक ही एक्सेप्शन है, जो कि मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स को लेकर, जहां पर कई देशों की टीम हिस्सा लेने आती है। वहां पर भारत और पाकिस्तान के मैचेस आमतौर पर खेले जाएंगे, फिर चाहे वो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स भारत में हो या फिर दुनिया के किसी और देश में। भारत ने कहा है कि मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स में हम पाकिस्तान के साथ मैचेस को अवॉइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज के कुछ रूल होते हैं और भारत को भी टूर्नामेंट होस्ट करने होते हैं, हमारे प्लेयर्स के इंटरेस्ट प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में भारत पाकिस्तान आपस में खेल सकते हैं और मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स जो भारत होस्ट करेगा उसके लिए भारत पाकिस्तान के प्लेयर्स और पाकिस्तान की टीम को भारत आने की परमिशन भी देगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है एप्पल कंपनी को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि एप्पल कंपनी भारत में अपना तीसरा ऑफिशियल रिटेल स्टोर खोलने जा रही है और ये तीसरा रिटेल स्टोर कर्नाटका के बेंगलुरु में स्थित फिनिक्स मॉल ऑफ एशिया में खोला जाएगा, जिसका इनॉग्रेशन 2 सितंबर को होने वाला है। इससे पहले एप्पल ने मुंबई और दिल्ली में अपने 2 रिटेल स्टोर्स खोले थे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश को लेकर। भारत ने बांग्लादेश को भी जवाब दिया है। दरअसल बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने भारत के ऊपर आरोप लगाया था कि बांग्लादेश के मुताबिक भारत की राजधानी दिल्ली और वेस्ट बंगाल के कोलकाता में अवामी लीग के ऑफिसेज हैं, जो हम दोनों देशों के रिलेशंस के लिए खतरा है। बांग्लादेश ने कहा कि ये स्टेप आपसी विश्वास और रिस्पेक्ट के ऊपर बेस्ड गुड नेबरली टाइज को डैमेज करता है और भारत के इस स्टेप से बांग्लादेश के अंदर चल रहे पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर भी काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। इसके आगे बांग्लादेश ने यह भी आरोप लगाया कि अवामी लीग पार्टी के कुछ सीनियर लीडर्स जो बांग्लादेश में क्रिमिनल केसेस में एब्सकॉन्डिंग है, यानी कि भगोड़े हैं, वो भारत की सीमा में जाकर, यानी कि भारत के अंदर जाकर बैठ गए हैं और वहां से एंटी बांग्लादेशी यानी कि बांग्लादेशी विरोधी एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो बांग्लादेश के लोगों और बांग्लादेश स्टेट के इंटरेस्ट के खिलाफ है। अब इसके रिप्लाई में भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत को ऐसी किसी भी एंटी बांग्लादेश एक्टिविटीज की इन्फॉर्मेशन नहीं है जो अवामी लीग पार्टी के मेंबर्स ने भारत के अंदर की हो और न ही कोई ऐसा काम हुआ है जो भारत के कानून के अगेंस्ट हो। इस बात के लिए भारत की सरकार बिल्कुल क्लियर है कि भारत की टेरिटरी से हम किसी भी दूसरी कंट्री के खिलाफ किसी भी तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज को हम बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं। भारत चाहता है कि बांग्लादेश के अंदर फ्री, फेयर और इंक्लूसिव इलेक्शंस करवाए जाएं, जल्दी से जल्दी कराए जाएं ताकि लोगों की चुनी हुई सरकार बने। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और नेपाल को लेकर।
रिसेंटली हमने आपको बताया था कि भारत और चाइना ने आपस में तीनों लैंड बॉर्डर्स के जरिए ट्रेड को वापस से रीस्टार्ट करने का फैसला किया है। अब इन तीनों में से एक रूट है उत्तराखंड में स्थित लिपुलेख पास के थ्रू। अभी एरिया भारत के कंट्रोल में है, लेकिन नेपाल इस पूरे रीजन के ऊपर अपना अधिकार बताता है। इसलिए इस डेवलपमेंट के ऊपर नेपाल की गवर्नमेंट ने इसका विरोध किया था और कहा था कि कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा ये पूरा रीजन नेपाल का है और यहाँ से भारत और चाइना आपस में ट्रेड ना करें। अब नेपाल के कमेंट के ऊपर भारत के विदेश मंत्रालय का भी एक बयान सामने आ गया है, जिसमें भारत ने नेपाल से कहा है कि लिपुलेख पास के थ्रू भारत और चाइना के बीच बॉर्डर ट्रेड साल 1954 में स्टार्ट हुआ था और काफी दशकों से चल रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में कोविड और दूसरी डेवलपमेंट्स की वजह से ये ट्रेड रुक गया था। अब दोनों साइड्स ने डिसाइड किया है कि इसको दोबारा से रिज्यूम किया जाए। नेपाल के क्लेम्स ना ही जस्टिफाइड है और ना ही हिस्टोरिकल फैक्ट्स और एविडेंस के ऊपर बेस्ड है। किसी भी यूनिलेटरल और आर्टिफिशियल तरीके से टेरिटोरियल क्लेम्स को बढ़ाना ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। वहीं पर भारत रचनात्मक तरीके से बातचीत के लिए हमेशा ही रेडी है, ताकि नेपाल के साथ बाउंड्री इश्यूज को डायलॉग और डिप्लोमेसी से सॉल्व किया जाए। ये कहना है भारत का। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।